प्रधानमंत्री मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा आयोजित ग्लोबल बिजनेस समिट को किया संबोधित। कहा, कोरोना के बाद भारत ने परिस्थितियों का प्रयोग कर एक नए सामर्थ्य से दुनिया को परिचित करवाया। पीएम ने कहा, आज भारत ने फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का एक नया मॉडल पूरे विश्व के सामने रखा है। एकनाथ शिंदे गुट को चुनाव आयोग से मिली बड़ी जीत। आयोग ने शिंदे गुट को दिया शिवसेना का नाम, झंडा और धनुष तीर चुनाव चिन्ह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया, बाला साहेब की विचारधारा की जीत। इस फैसले पर शिंदे गुट में जश्न का माहौल। मेघालय और नागालैंड में चुनाव प्रचार तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय में की 2 रैलियां। कहा, एनपीपी सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार के कारण मेघालय की स्थिति खराब। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी गठबंधन सरकार नागालैंड के लोगों के लिए अपने इरादे करे स्पष्ट। बीबीसी के मुंबई दिल्ली स्थित दफ्तरों में आईटी सर्वे को लेकर आयकर विभाग का बयान। कहा, 3 दिन के सर्वे के बाद बीबीसी के दफ्तरों में टैक्स को लेकर गड़बड़ियों का हुआ खुलासा। अलग अलग भाषाओं में सेवाओं के आधार पर सही तरीके से नहीं दिखाया लाभ। बाहर भेजे गए पैसे पर नहीं चुकाया गया भारत में देय टैक्स। दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में भारतीय गेंदबाजों के आगे कंगारू टीम ने पहली पारी में 263 रन बनाए। शमी ने झटके 4 विकेट, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन को 3-3 विकेट। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने बनाए बिना विकेट खोए 21 रन। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री ने इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा आयोजित ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान वैश्विक ऑर्डर में बदलाव आया है। भारत ने इस दौरान परिस्थितियों का प्रयोग कर एक नए सामर्थ्य से दुनिया को परिचित करवाया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत के विकास में ही दुनिया का विकास है। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में विपक्षी दलों पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग रिलॉन्च तो बार बार करते हैं लेकिन री इमेजिन नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 के बाद केंद्र सरकार ने गरीबों के जीवन में बदलाव लाने और इंफ्रा बनाने के री इमेजिनेशन किए। ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट की थीम री इमेजिन बिजनेस, री इमेजिन द वर्ल्ड, ये थीम आपने रखी है। वैसे मुझे नहीं पता कि ये री इमेजिन वाली थीम सिर्फ दूसरों के लिए है या फिर ओपिनियन मेकर के लिए भी है। वो भी क्या लागू करेंगे? हमारे यहां तो अधिकतर ओपिनियन मेकर्स हर 6 महीने में एक ही प्रोडक्ट के रीलॉन्च, रीलॉन्च उसमें बिजी रहते हैं। और इस रीलॉन्च में भी वो री इमेजिनेशन नहीं करते। खैर, काफी समझदार लोग यहां बैठे। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने नई सोच और अप्रोच के साथ पहले से जारी व्यवस्था को री इमेजिन किया है। यही वजह है कि आज 100 पैसा दिल्ली से चलता है और पूरा का पूरा गरीब के पास पहुंचता है। आप जानते हैं कि हमारे यहां गवर्नमेंट स्कीम्स में करप्शन, लीकेज और मिडिलमैन, ये बातें आमतौर पर कॉमन थी और समाज ने भी स्वभाव से स्वीकार कर लिया था। सरकारों का बजट, सरकारों की स्पेंडिंग बढ़ती गई, लेकिन गरीबी बढ़ते गए, गरीबी भी बढ़ती गई। आज से 4 दशक पहले
तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि वेलफेयर के लिए 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो बेनिफिशियरी तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा हो जाता है। कौन सा पंजा घिसता था मुझे मालूम नहीं है। हमारी सरकार अभी तक अलग अलग स्कीम के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत 28 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुकी है। 28 लाख करोड़। अब आप सोचिए, राजीव गांधी जी ने जो कहा था उसी बात को मैं आज के साथ जोड़ूं तो 1 रुपये में से 15 पैसा पहुंचता वाली बात को पकड़ूं तो 85% यानी कि 24 लाख करोड़ ये रकम किसी के जेब में चली गई होती, किसी ने लूट लिया होता, रफा दफा हो गई होती और सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपए गरीब के पास पहुंचा होता। लेकिन चूंकि मैंने रीइमेजिन किया, डीबीटी की व्यवस्था को प्राथमिकता दी, आज 1 रुपया दिल्ली से निकलता है, 100 के 100 पैसे उसके पास पहुंचते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा का एहसास देश के पहले प्रधानमंत्री जी को भी पता था, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। साल 2014 के बाद सरकार ने स्वच्छता पर ध्यान दिया। साथियों, कभी नेहरू जी ने कहा था कि जिस दिन हर भारतीय के पास टॉयलेट की सुविधा होगी उस दिन हम जान जाएंगे कि देश विकास की एक नई ऊंचाई पर है। मैं ये पंडित नेहरू जी की बात कर रहा हूं। कितने साल पहले की होगी आप अंदाज कर सकते हैं। मतलब नेहरू जी को भी समस्या का पता था, लेकिन समाधान की तत्परता नजर नहीं आई और इस वजह से देश का बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक मूल सुविधाओं से वंचित रहा। 2014 में जब हमें सेवा करने का अवसर मिला तो देश के ग्रामीण इलाकों में सैनिटेशन कवरेज 40% से भी कम था। जब हम आए उस समय 40% से भी कम था। हमने इतने कम समय में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। आज देश के ग्रामीण इलाकों में सैनिटेशन कवरेज 100% तक पहुंच गया है। उन्होंने बीते 9 साल में हुए भारत के विकास के आंकड़ों के जरिए भारत के विकास को रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रा विकास को अब राजनीतिक नफे नुकसान के रूप में नहीं देखा जाता है। हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फैसलों में देश की जरूरत को कम देखा जाता था और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता दी जाती थी। इसका जो नतीजा निकला उसका भुक्तभोगी पूरा देश रहा है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को साइलोज में देखने की प्रैक्टिस को बंद करके किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी के रूप में रीइमेजिन किया। आज भारत में 38 किलोमीटर पर डे की स्पीड से हाईवे बन रहे हैं और डेली 5 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनें बिछ रही हैं। हमारी पोर्ट कैपेसिटी आने वाले 2 वर्षों में
3000 MTPA तक पहुंचने वाली है। 2014 के मुकाबले ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर के 147 हो चुकी है। इन 9 वर्षों में लगभग 3.5 लाख किलोमीटर रूरल रोड बनाई गई हैं। करीब 80,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। ये सारे 9 साल का मैं हिसाब दे रहा हूं आपको। निर्वाचन आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी है। आयोग ने शुक्रवार को शिवसेना का तीर कमान चुनाव चिन्ह भी शिंदे गुट को दे दिया है। इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे की टीम को करारा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी का नाम और पहचान यानी कि चुनाव चिन्ह दोनों खोना पड़ा है। चुनाव आयोग ने पाया कि उद्धव गुट की पार्टी का संविधान अलोकतांत्रिक है। इसमें लोगों को बिना किसी के चुनाव के नियुक्त किया गया था। आयोग ने यह भी पाया कि शिवसेना के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीकों को गुपचुप तरीके से वापस लाया गया, जिससे पार्टी निजी जागीर के समान हो गई। पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे ने बगावत करके उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। तब से पार्टी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के समर्थकों के बीच बंट गई थी। चुनाव आयोग के फैसले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में उल्लास का माहौल है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जोरदार जश्न मनाया। और वहीं शिवसेना विवाद पर चुनाव आयोग के फैसले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम पहले दिन से ही आश्वस्त थे कि शिंदे गुट को ही शिवसेना का चुनाव चिन्ह और नाम मिलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले भी इस तरह के निर्णय लिए हैं। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। हमें जो विश्वास था, आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है। भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस द्वारा पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस ने भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश की है और पीएम मोदी उनके निशाने पर हैं। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि जॉर्ज सोरोस ने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों की नहीं, उनके हितों की रक्षा करेंगे। इसका मुंहतोड़ जवाब हर भारतीय को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में जॉर्ज सोरोस हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो पीएम मोदी को अपने वार का मुख्य बिंदु बनाएंगे। उनकी विदेशी व्यवस्था को जो सरकार सहयोग कर दे, ऐसी सरकार हिंदुस्तान में उचित है। नरेंद्र मोदी जी का बार बार और हिंदुस्तानियों का बार बार यह कथन रहा है कि हमारी सरकार हमारे हितों का संरक्षण करेगी, हमारी सरकार हमारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगी और हम ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करने वाले देशवासी हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के डालू में 2 परिवारों पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर यहां वर्षों तक राज करने वाली सरकारों ने जनता का ध्यान रखा होता तो आज ये राज्य पिछड़ा नहीं होता। गृह मंत्री ने मेघालय में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। कई सालों से 2 परिवारों का राज रहा है। कई सालों से, कई सालों तक
मुकुल संगमा ने राज किया और कई सालों तक कोनराड संगमा के परिवार ने राज किया। मुझे बताओ भाई, आप लोगों का काम हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है? आपके घर में नल से पीने का पानी पहुंचा है क्या? 24 घंटा बिजली आई है क्या? गांव के अंदर सड़क बनी है क्या? कुछ नहीं हुआ है। तो दो परिवारों ने इतने सालों तक किया क्या किया? उन्होंने कहा कि पीएम मोदी राज्य के विकास के लिए जो रुपया यहां भेजते हैं वो यहां की सरकार जनता तक नहीं पहुंचने देती। इसलिए मैं आज यहां की जनता से अपील करने आया हूं कि एक बार सरकार बदल कर देखिए, आपका और आपके राज्य का भी विकास होगा। मोदी जी ने ये सारा पैसा मेघालय के लिए भी भेजा है, मगर बीच में ये मेघालय सरकार आती है। मोदी जी जो भेजते हैं ये आप तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो संगमा जी ने बंद कर दिया है। मोदी जी की भेजी हुई सुविधाएं आप तक पहुंचती नहीं है। एक बार सरकार बदल दो, सारी की सारी सुविधाएं आप लोगों तक पहुंच जाएगी। मित्रों, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए सुविधा आपको? बीबीसी कार्यालयों में सर्वे पर आयकर विभाग ने कहा कि कुछ टैक्स भुगतानों में अनियमितताएं पाई गई हैं। सीबीडीटी का कहना है कि विभिन्न समूह संस्थाओं की ओर से दिखाया गया मुनाफा भारत में परिचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं है। बीबीसी के कार्यालयों में आईटी का सर्वे मंगलवार सुबह शुरू हुआ था और करीब 59 घंटे बाद गुरुवार को रात को खत्म हुआ। आयकर विभाग ने कहा कि ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में कई विसंगतियां मिली। सीबीडीटी का कहना है कि आईटी टीमों ने कर्मचारियों के बयान, डिजिटल प्रूफ और दस्तावेजों के माध्यम से महत्वपूर्ण सबूतों का पता लगाया है। बयान में आगे कहा गया है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 133A के तहत सर्वेक्षण कार्रवाई बीबीसी के दिल्ली और मुंबई व्यावसायिक परिसर में की गई थी। विभाग ने आगे कहा कि ये ग्रुप अंग्रेजी, हिंदी और विभिन्न अन्य भारतीय भाषाओं में कंटेंट क्रिएशन, विज्ञापन बिक्री आदि का काम करता है। सर्वेक्षण से पता चला कि विभिन्न भारतीय भाषाओं, अंग्रेजी के अलावा में कंटेंट की पर्याप्त खपत के बावजूद विभिन्न समूह संस्थाओं की ओर से दिखाई गई आय लाभ भारत में संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं है। बयान में आगे कहा गया कि सर्वेक्षण के दौरान विभाग ने संगठन के संचालन से संबंधित कई सबूत एकत्र किए जो बताते हैं कि कुछ प्रेषणों पर कर का भुगतान नहीं किया गया है, जिन्हें समूह की विदेशी संस्थाओं की ओर से भारत में आय के रूप में प्रकट नहीं किया गया है। पाकिस्तान के कराची में पुलिस मुख्यालय पर शुक्रवार को आतंकी हमला हुआ है। कराची के शरिया फैसल स्थित पुलिस मुख्यालय पर आतंकियों ने गोलियां चलाईं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पुलिस कार्यालय के अंदर कम से कम 8 से 10 आतंकियों ने गोलियां चलाईं, जिसका पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने जवाब दिया। सुरक्षा बलों ने इस कार्रवाई में अब तक 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं एक पाकिस्तानी रेंजर्स और एक पुलिसकर्मी समेत 3 के घायल होने की खबर है। गौरतलब है कि जब यह हमला हुआ उस समय करीब 30 पुलिसकर्मी मुख्यालय में मौजूद थे। पुलिस ने इस हमले के मद्देनजर शहर के मुख्य रास्ते पर यातायात बंद कर दिया है। ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंपग्रस्त तुर्की की राहत और बचाव कार्य में मदद के लिए गई 47 सदस्यीय एनडीआरएफ की पहली टीम स्वदेश लौट आई। बटालियन में स्वदेश लौटी टीम का जोरदार स्वागत किया गया। ये पहला मौका था जब इस तरह के ऑपरेशन में महिला बटालियन की सदस्य भी गई थीं। इस ऑपरेशन में गए डॉग स्क्वाड टीम के सदस्य हनी और रैम्बो भी स्वदेश लौट आए। एनडीआरएफ की इस टीम की मेडिकल जांच भी की गई है। स्वदेश लौटी एनडीआरएफ की टीम ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। तुर्की से एनडीआरएफ की पहली टीम वापस आ गई है स्वदेश। देखिए, जोरदार तरीके से इनको बटालियन में स्वागत किया जा रहा है। भारत का इन्होंने नाम रोशन किया है, छाप छोड़ करके ये आए हैं। तुर्की जिस तरीके से भूकंप आए थे उसमें राहत और बचाव कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर एनडीआरएफ की टीम भेजी गई थी। अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण एक्सपीरियंस था। जहाँ तक इस त्रासदी की बात करें तो मानवता के इतिहास में बहुत भीषण त्रासदी थी, लेकिन जहाँ तक एनडीआरएफ की बात करें तो अपने सिखलाई के माध्यम से जो भी वहाँ पर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट थे एनडीआरएफ ने किए और सक्सेसफुल तरीके से अपने कर्तव्य को अंजाम दिया।
तुर्की से लौटे अभी ये है डॉग स्क्वाड की टीम में हनी और रैम्बो। आप देखिए कि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है जब इस तरह के ऑपरेशन चलते हैं। इनका रोल सर, जब कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो वहाँ पे जो भी लाइव विक्टिम होता है तो उसकी सेंट पे बार करते हैं। जब अगर कोई लाइव विक्टिम फंसा है तो ये उसकी सेंट को इंडिकेट करके हैंडलर को अपने संकेत देते हैं बार करके, तो हमारी टीम जल्दी से जल्दी वहाँ बार करके लाइव को निकाल लेती है सर। जनता हम वहाँ पे एक दोस्त की निगाह से देख रही थी और हमारे ऑपरेशन का नाम भी आपको पता है कि दोस्त के तरीके, और हमने जो काम भी किया वो भी एक फ्रेंडशिप के तरीके से ही किया। हमने बिल्कुल ये नहीं कोशिश की, हमने ड्यूटी से भी बढ़ के वहाँ पे गए, जाके रेस्क्यू भी किया और रेस्क्यू के साथ साथ भी जो आगे फैमिली मेम्बर थे उनको हमने इमोशनल सपोर्ट भी दिया और कोशिश की अगर उन्हें किसी भी तरीके की ज़रूरत है उस तरीके को भी हमने हैंडल करने की कोशिश की। बार बार भूकंप के झटके भी आ रहे थे, बीच बीच में काम कर रहे थे तो झटके भी आ रहे थे भूकंप के, बार बार उससे भी परेशानी हो रही थी। पर वहाँ की जनता बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत सहयोग किया वहाँ का। कहीं फंस जाए तो उसके लिए डूबते को तिनके का सहारा होता है कि अगर हम उस जगह जाकर उनकी हेल्प कर रहे हैं तो ये एक हमारे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और उन लोगों के लिए हम एज ए देवदूत की तरह आते हैं क्योंकि हम उनको उस सिचुएशन से निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर एनडीआरएफ की टीम गई थी और भारत ने हमेशा मदद किया, चाहे वो जापान की बात हो या फिर जो नेपाल में भूकंप आया था। तो एनडीआरएफ की टीम जो पूरी तरीके से इन सब चीज़ों के लिए प्रशिक्षित होती है कि आपदा में कैसे राहत और बचाव कार्य किया जाए, उसके लिए पूरी तरीके से प्रशिक्षित होती है। तो इनकी जो प्रशिक्षण है, इनकी जो स्किल है, उसका उपयोग किया गया और ये सफल ऑपरेशन के बाद आज लौटे हैं और बहुत ही ज़ोरदार स्वागत किया गया इनके अपने जो बटालियन है उसमें, और बहुत ही गर्व का अनुभव इनको हो रहा है। कैमरामैन शुभम के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, गाजियाबाद। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी एक्सपो में दूरदर्शन के महानिदेशक और डीडी न्यूज़ के प्रधान महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने इसे ब्रॉडकास्ट उद्योग का कुंभ बताते हुए कहा कि ये बहुत ही अच्छा और अनूठा प्लेटफॉर्म है जिसमें ब्रॉडकास्ट उद्योग के लोग एक मंच पर अपने विचार साझा करते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि यहाँ पर लगी प्रदर्शनी में नई नई तरह की तकनीकों को प्रदर्शित किया गया है। अच्छा प्लेटफॉर्म है और अपने आप में एक अनूठा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के जो डिफरेंट फील्ड के लोग हैं, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी है, कंटेंट है, वो सब लोग एक जगह पर आते हैं। तो पहले तो मैं कहूँगा ये 2 साल बाद हो रहा है ये BES जो है, और सब लोगों में इतना एंथुसियाज्म है यहाँ पर, और जो नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट हैं वो यहाँ पर एग्जीबिशन में देखिए, एक्सपर्ट से इंटरेक्ट कीजिए। और यहाँ पर जो है बहुत सारे सेशंस हुए हैं जो कि टेक्नोलॉजी पर, कंटेंट पे, OTT, जो भी नई आपके वीडियो डिसमिनेशन और इवन रेडियो के बारे में भी जो है बहुत सारे सेशंस यहाँ पर हुए हैं। तो इट इज़ समथिंग लाइक आई वुड से इट इज़ अ कुंभ ऑफ ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री। कोरिया गणराज्य के 108 बौद्ध भिक्षुओं का दल महात्मा बुद्ध की अस्थियों को लेकर बिहार के औरंगाबाद जिले के सोननगर पहुंचा, जहां उनका स्थानीय नागरिकों ने जोरदार स्वागत किया। गौरतलब है कि कोरिया गणराज्य के सबसे बड़े बौद्ध संप्रदाय जोगिये के 108 बौद्ध भिक्षुओं की पदयात्रा की मेजबानी भारत कर रहा है। सांगोल सोसाइटी की ओर से आयोजित ये पदयात्रा 9 फरवरी को सारनाथ में शुरू हुई है और बिहार और उत्तर प्रदेश के बुद्ध से जुड़े स्थलों से होती हुई नेपाल के लुम्बिनी में संपन्न होगी। इस दौरान ये श्रद्धालु 43 दिनों के भीतर 1167 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। भारत और कोरिया गणराज्य के संबंधों की मधुरता और विश्व में महात्मा बुद्ध एवं शांति का संदेश फैलाने को लेकर ये पदयात्रा आयोजित की गई है। ये दल 18 फरवरी तक औरंगाबाद जिले में प्रवास करेगा। दक्षिण अफ्रीका से चीतों का दूसरा जत्था कल भारत आएगा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में कल नामीबिया से 12 चीते आएंगे। इस बार साउथ अफ्रीका से आने वाले चीतों में 7 नर और 5 मादा हैं। इन्हें वेटनरी डॉक्टर और चीता एक्सपर्ट की मौजूदगी में विशेष विमान C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए लाया जा रहा है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास पड़ोसी देश बांग्लादेश की यात्रा पूरी कर आज असम पहुंचा। गंगा विलास आज सुबह भारत बांग्लादेश सीमा पर 0 बिंदु पर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया ऐतिहासिक क्रूज 13 जनवरी को वाराणसी से रवाना हुआ था।
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश के भारतीय राज्यों से गुजरने के बाद ये अपने 39वें दिन धुबरी पहुंचा है। असम के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने पर्यटकों का स्वागत किया। पर्यटकों के स्वागत में पारंपरिक लोक नृत्य, गीतों की प्रस्तुति दी गई। जयंत मल्ला बरुआ ने इस ऐतिहासिक क्षण पर असम और पूर्वोत्तर के लोगों को बधाई दी, जो नदी पर्यटन की विशाल क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं, जिससे ब्रह्मपुत्र के किनारे के लोगों के लिए विकास की अनुमति मिलती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच आज से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 263 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। डेविड वार्नर 15 रन बनाकर मोहम्मद शमी का शिकार बने। मार्नस लाबुशेन को अश्विन ने एलबीडब्ल्यू किया। इसी ओवर में स्टीवन स्मिथ भी बिना खाता खोले अश्विन का ही शिकार बने। ट्रेविस हेड को 12 रन पर मोहम्मद शमी ने आउट किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पीटर हैंड्सकॉम्ब और उस्मान ख्वाजा ने अर्धशतक लगाए। भारतीय टीम सीरीज का पहला मैच जीतकर बढ़त बनाए हुए है और लगातार दूसरा मैच जीतकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए अपनी जगह मजबूत करना चाहेगी। वहीं पहले टेस्ट में बड़ी हार झेलने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मैच में वापसी करना चाहेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।